हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज का जो क्लास है, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस हम लोगों ने शुरू किया है। तो मैं उसको लिख भी देता हूँ ताकि जो नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर जो जुड़े हुए हैं अपने साथ, उनको पता चल जाए। जो पहले से जुड़ा हुआ है उसको तो मालूम नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पार्ट टू। जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पार्ट 2। पार्ट 1 को हमने पढ़ लिया है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, और जैसा कि आप लोगों ने भी बताया कमेंट करके कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का पार्ट 2 है और ये आज लास्ट ही है इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज का इंट्रोडक्शन देखिए और उसके बाद कल से जो क्लास आएगा वो 9th का अलग आएगा और 10th का अलग आएगा। लेकिन एक बार जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फॉर, जो कि पहले भी लिखा गया था, फॉर क्लास 9th एंड 10th, ये बात पहले भी हम लोगों ने लिख लिया है कि 9th और 10th के लिए। हाँ, 9th में भी साइंस तो पढ़ना है और 10th में भी साइंस पढ़ना है, लेकिन इंट्रोडक्शन दोनों का एक ही तो होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कहा। और इंट्रोडक्शन में कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन, ये तो आपने बताया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या पढ़ा है, हाँ, और एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है और अभी लगे देखने, तो उनको मज़ा तो आएगा लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आना चाहिए, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इसे देखने से पहले आप चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइए और उसको देखिए, यानी कि पार्ट 1 को आप पहले देखिए और फिर इसको देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्या है आज का अपना टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए, एक बार हमने पढ़ा था कि साइंस की साइंस जो है, विज्ञान जो है, साइंस का हिंदी रूपांतरण है और साथ में ये सनेटिया शब्द से बना हुआ है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द था। और साथ में ग्रीक भाषा में सनेटिया का अर्थ हुआ था टू नो, यानी कि जानना, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रांचेस ऑफ साइंस, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो देखिए, साइंस का ब्रांच तो बहुत था, लेकिन हम लोगों ने 3 ब्रांच में देखा था। यहाँ हमने देखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बायो को हमने 2 भाग में तोड़ दिया। हाँ, हमने 2 भागों में तोड़ दिया। बायो को हम लोग, यहाँ पे बायो मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने दिए थे बोटनी। इतना हम लोगों ने पढ़ा और साथ में उसमें पढ़ा थे हम लोग फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं वो भी बता दिया गया है। इतना बात हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ा सा एक काम है कि यहाँ देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा एक जुगाड़ कर लेता हूँ, ठीक है। एक जुगाड़ कर लिया गया, ये कर लिया, अब आपको बढ़िया दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इतना कर दिया और साथ में बताया हम लोग कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, ठीक है। यानी कि फिजिक्स का जो ब्रांच है वो किसका अध्ययन कराता है, तो इस पूरे प्रकृति का और साथ में प्रकृति में होने वाली नियमों का, ठीक है। और आपके मन में आएगी कि कौन से नियम, तो है बहुत सारे नियम। पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों तरफ घूमती है, हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो कुछ एक नियम से घूमती है, और उस नियम का काम है, आप तो जानते हैं कि 360 हमने गलत कर दिया, हाँ, कि यानी कि 365 दिन में उसको एक रिवोल्यूशन कर लेना है। तो ये तो नियम तो ही है, नियम ही तो है। पृथ्वी का ये नियम हुआ और साथ में सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी में पहुंचना, ये तो नियम ही है। तारों का टिमटिमाना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब नियम ही तो है। ये सब घटित कहाँ होते हैं, तो इस प्रकृति में घटित होते हैं। यानी कि इस परिभाषा का कोई तोड़ नहीं है, जो कि हमने पहले कह दिया है। तो अब हम लोग को बात हो गया था कि हम लोग को पढ़ना था फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग को पढ़ना था फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम लोग, और हमने कहा था कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपको कहा था, लेकिन आज मैं फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल शुरू से पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी मिस ना हो जाए, ठीक है। तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूँ।
इसको रफ कर देता हूँ और आपको फिजिकल क्वांटिटी बताने का हर संभव प्रयास करूंगा और इतना अच्छा सा समझ में आए इसके लिए तो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो आप पहले तो बात है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को बिना रिमाइंड किए हुए, बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा। ठीक है, एक काम आपको जरूर करना होगा। ठीक, और यदि पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद में आएगा तो नहीं करिएगा। ठीक है, ये बात जरूर है। तो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसको यहाँ पे हटाऊंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस आपको तो मैंने बता दिया। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटी, अपना बात होने वाला था फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं यहाँ लिख दूं फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो हमने इस बात को दूर कर दिया था पिछले क्लास में, लेकिन जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं उनके लिए और आपके लिए भी एक बार ताजा हो जाए, आप कह दिया जाए। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में भौतिक राशियां कहेंगे। हाँ, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं द्विभाषी लिखने वाला हूँ और द्विभाषी बोलने वाला भी हूँ। ठीक, तो जो हिंदी मीडियम होंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगा और जो इंग्लिश मीडियम होंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगा। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर से सुनिए, तो ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, हिंदी में बोलना है। तो जिन राशियों को मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया जाए ए क्वांटिटी, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, हमारे साथ लिख सकते हैं। और हमने कह दिया था कॉपी किताब लेकर के बैठना है। हाँ, किताब तो ना लें, लेकिन पेन और कॉपी जो है आपको चाहिए। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर is called physical quantity। तो आपको परिभाषा दिखाई दे रहा है, डिफिनेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने कहा था कि याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे समझ ही जाना है। ठीक है, समझ जाना है। तो देखिए, तो मैं सबसे पहले तो इसका हिंदी भी लिख दूं ताकि आप लोग की दिमाग में जो चल रही है कि हिंदी वाला नहीं लिखने वाले हैं का, तो मैं लिखने वाला हूँ। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि मैंने लिखने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि भौतिक राशियां लिखे हैं कि जिन राशियों को मापा जाता है भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती हैं। हाँ, यहाँ पे ये भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो जिन राशियों को आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। लेकिन किसी की बात समझ में नहीं आई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अभी बताने का काम करूंगा। तो सुनिए, आप पहले बढ़िया सुनिएगा। कह रहा है कि जिन राशियों को आप मापिएगा, हाँ मापते हैं, तो एक बात आती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था, यदि आपके पास कोई दौड़ता हुआ आदमी आए और आपसे कहे 10, तो आप क्या समझते हैं? 10 मतलब तो कुछ नहीं समझते हैं, एक संख्या है और सुनने से लगेगा कि पगला बोल रहा है। ठीक, लेकिन उस 10 में जैसे ही कुछ एक इकाई लगा ले, यूनिट लगा ले, बोला कि 10 केजी, 10 मीटर, 10 लीटर, 10 फीट, अगर ये सब बात लग जाए तो आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा कि या तो मेजरमेंट मास का हो रहा है, या तो मेजरमेंट लेंथ का हो रहा है, या मेजरमेंट हाइट का हो रहा है। ये बात तो क्लियर है। आपके पास 10 केजी कह दिया जाए, मतलब पता चल जाएगा कि कोई द्रव्यमान तौल का बात हो रहा है, कोई मास का बात हो रहा है। लेकिन कह दिया जाए कि 10 लीटर, तो आप कहिएगा कोई क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, कोई मात्रा की बात हो रही है। तो इसका मतलब जो है कि फिजिक्स जब भी आप पढ़िएगा, तो उस फिजिक्स में
फिजिकल क्वांटिटी से आप दूर नहीं जाइएगा। ठीक, ऐसे तो मैं 9th क्लास में फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही बेजोड़ पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो 3 ब्रांचों में हम लोग तोड़ देंगे, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और साथ में टेंशन। वेक्टर, स्केलर और टेंशन। लेकिन आपके बुक में मात्र 2 क्वांटिटी पढ़ना है 9th क्लास में, कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। लेकिन 10 क्लास में ये बात नहीं पढ़ना है। तो आज से इतना पढ़ाने के बाद मैं कल से ब्रांच इसको तोड़ दूंगा। 9th क्लास का अलग वीडियो बनेगा और 10th क्लास का अलग वीडियो बनेगा, और 9th क्लास का पहला चैप्टर 8 लेसन चालू होगा मोशन, और यहाँ का 10th क्लास का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू होने वाला है। ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा और कहने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, अभी तो हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी का डिफिनेशन लेना है और साथ में बोटनी का भी डिफिनेशन लेना है, तो उसको मैं सुनाऊंगा। ठीक, उसको मैं सुनाऊंगा। तो ये देखिए कि अगर आपसे कह दिया, बहुत अच्छी तरह से सुनना है क्योंकि बार बार जरूरत इसकी पढ़ने वाली है। यदि आपसे कह दे कि आपको लंबाई नापना है, तो लंबाई को कहाँ नापते हैं भाई? मीटर में। हाँ, मीटर में नापते हैं। कह देगा आपको समय नापना है, तो समय नापना है तो आप कहाँ में नापेंगे? तो सेकंड में नापेंगे। समय सेकंड में नापेंगे। यदि आपको द्रव्यमान नापना है तो कहाँ नापिएगा? द्रव्यमान नापना होगा तो कहाँ नापिएगा? तो कहिएगा केजी। ठीक है, तो यहाँ तो मेजरमेंट होगा, द्रव्यमान नापेंगे, मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे कोई कह दे कि 5 मीटर, तो इस मीटर को देख करके पता चल जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ यूनिट लगा हुआ है, और साथ में यूनिट लगा हुआ है तो किसका यूनिट है? तो यहाँ मीटर देखने से पता चल जाएगा कि यूनिट तो लंबाई का है। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ये मीटर है, कभी किलोमीटर दिखाई दे, कभी सेंटीमीटर दिखाई दे, ये भी तो लंबाई का मात्रक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हमने कह दिया है कि जब भी 9 क्लास बाद पढ़ाऊंगा तो इतनी अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कि वहां पे जितने भी क्वांटिटी हैं वो रट्टा नहीं जाएगा, बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, और कैसे आएगा ये तो पता चलने वाला है अगले क्लास में। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक, व्हाट इज केमिस्ट्री चलते हैं। इसको पहले रफ कर लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक, लेकिन आप कल का क्लास मिस नहीं करिएगा। 4 बजे शाम को आपको वीडियो 4 से 5 के बीच में आपको कभी भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, मिले और आप देखिए और उसका रिस्पांस जल्दी से जल्दी आप करें। ठीक, तो अधिक समय खत्म ना हो, इसीलिए हमने एग्जाम्पल को और साथ में एग्जाम्पल तो मैं बताऊंगा, ऐसे डिफिनेशन को लिख लिया है। ठीक है, तो आपको पढ़ के सुनाया जाएगा, और पढ़ के सुनाने के बाद बिल्कुल याद करवाने की गारंटी मैं रखता हूँ। ठीक, दिमाग में रखवाने की। तो देखिए, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और इसके बाद मैं हट जाऊंगा, आप नोट करिएगा, अभी आप नोट ना करें। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री जो है हमने बताया, इसके बारे में पहले वीडियो में बताया है, वहां पे जाकर देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके 2 ब्रांच में तोड़ूंगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच किसका था? तो पहले तो हमने देखा था ये साइंस का ब्रांच है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडीज अबाउट मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और साथ में उसको भी पढ़ा जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तो पढ़ा जाएगा, और साथ में ये भी पढ़ा जाएगा कि सब्सटेंसेस, हाँ, एंड सब्सटेंसेस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, यानी कि उस वस्तुओं को भी पढ़ा जाएगा, उस कणों को भी पढ़ा जाएगा जिनसे वस्तुओं का निर्माण हुआ है। अब इसका हिंदी डिफिनेशन भी आपको पढ़ के सुना। ठीक है, तो पढ़ के भी सुनाऊंगा, बिल्कुल छोटा और बिल्कुल सरलतम डिफिनेशन मैं लिखूंगा। ठीक, तो एक बार देखिए उसको। विज्ञान की वह शाखा है, कौन? रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण पढ़ते हैं। हाँ, पदार्थ तो पढ़ते ही हैं कि कितने पदार्थ होते हैं, और साथ में ये भी पढ़ना है कि पदार्थ के गुण कौन से हैं। हाँ, आप गुण जानते हैं कि कोई पदार्थ चखने में कड़वा हो जाता है, किसी पदार्थ को खाने से किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, कोई पदार्थ किसी के लिए लाभदायक होता है,
कोई पदार्थ किसी के लिए हानिकारक होता है। तो पदार्थ का अध्ययन हम लोग को पढ़ना है और साथ में उसकी क्वालिटी क्या है ये भी पढ़ना है, और साथ में पढ़ना है कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तन यानी कि चेंजिंग क्या होता है पदार्थ में। जैसे कि आपको चेंजिंग क्या होता है, चेंजिंग तो आपको दूध देते हैं तो आप दही बनाते हैं, दूध देते हैं तो आपको पनीर बनाते हैं, तो ये सब तो आप चेंजिंग करते हैं। आपको आइस देंगे तो आप वाटर बना सकते हैं, तो ये तो चेंजिंग आप करेंगे। ठीक, डिफिनीशन रटना नहीं है, हर एक पॉइंट को समझना है, ठीक है, तभी साइंस बोलना अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एवं वस्तुएं जिनसे बनी है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वस्तुएं किन से बनी हुई है उसका भी अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में ही करेंगे। जैसे आप किसी दुकान पे जाएं तो आप पूछिएगा ये मीठा जो है, ये मिठाई जो है शुद्ध है क्या? हाँ शुद्ध है, क्योंकि बेचने वाला तो कभी ना नहीं कहेगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कि आपके दिमाग में आएगी कि ये छेना से बना हुआ है कि ये मैदा से बना हुआ है, यानी कि किन कणों से मिलकर के बना हुआ है, इसकी जानकारी आपको हो जाती है। तो ये सब काम हम लोग डेली लाइफ में अपना करते हैं। तो जब ये सब काम हम लोग करेंगे तो ये सब हम लोग केमिस्ट्री के ब्रांच में करते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री का जो पितामह थे लेवाइजिए, जो हमने बताया पिछले वीडियो में, इसीलिए बार बार कर रहा हूँ, यदि नहीं देखे हैं तो आप पहले वीडियो से देखिए। लेवाइजिए जो थे, कहीं कहीं उनका नाम लेवोजियर भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने एक बात कह दी थी कि इस पूरे ब्रह्मांड में कार्बनिक रसायन नहीं बनाए जा सकते हैं, केवल और केवल अकार्बनिक रसायन बनाए जा सकते हैं। बात गौर कीजिए। ठीक है, इनके जो पितामह जो है केमिस्ट्री खोजने वाले जो खोजकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम लोग अकार्बनिक रसायन ही पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन नहीं पढ़ेंगे। तो अब देखिए बात कहाँ से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहे। हमने कह दिया था कि जिस दिन आपका केमिस्ट्री का एक ही लेसन केवल चालू होगा, केवल फर्स्ट लेसन चालू होगा, तो पूरा केमिस्ट्री का निचोड़ जो है, कैसे क्या है, किस ब्रांच में टूटता है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप कहिएगा सस्पेंस में ना रखें, तो सस्पेंस में नहीं रखता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिन यौगिकों में कार्बन की मात्रा होगी उनका नाम कार्बनिक रसायन होगा, और जिन यौगिकों में कार्बन की मात्रा नहीं होगी वो अकार्बनिक रसायन होगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि NaCl जो कि साधारण नमक का सूत्र है, तो NaCl में आपको कहीं से कार्बन दिखाई दे रहा है क्या? तो आप कहेगा नहीं, तो ये अकार्बनिक हो गया है। ठीक है, और साथ में कह दिया जाए CH4 मीथेन है, CH4 मीथेन। ठीक, या आपको कह दिया जाए, हाँ यही रहने दे रहा है, तो इसमें जो है C लगा हुआ है, H तो लगा ही है, लेकिन C4 कार्बन भी लगा हुआ है, इसका मतलब जो है ये कार्बनिक रसायन है। क्लियर हो गई है बात कि यही यहाँ पे केवल आपको समझ जाना है। ठीक है, पूरा वितरण जो है आपको जब हम बार बार कह रहा हूँ कि क्लास से पूरा अलग अलग कर दिया जाएगा तो बताया जाएगा कि जब कार्बन कोई यौगिक कार्बन से व्युत्पन्न होगा, यानी कि कार्बन के साथ में आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कार्बनिक यौगिक, और जिन यौगिकों में कार्बन की कोई बात ही नहीं होगी तो उनको बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl, यानी कि ये जो है साधारण नमक है और इसमें कार्बन की कहीं मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, तो अकार्बनिक हुआ और ये हुआ कार्बनिक। ठीक है, तो आपको फिर से उस बात को बता रहा हूँ कि इनके पितामह लेवाइजियर का कहना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में कार्बनिक रसायन का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो लेवाइजियर का एक शिष्य थे जिनका नाम था वोहलर। ठीक है, याद करिएगा, नाम है वोहलर। ऐसे तो मैं लिखने वाला भी हूँ, लेकिन आप सुने वोहलर ने क्या बताया। लेवाइजियर जब भी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करते थे तो अपने साथ वोहलर को छोड़ देते थे। तो वोहलर ने क्या किया कि एक दिन प्रयोगशाला में रात्रि के समय जब बर्जिलियस उसको छोड़ करके चले गए थे कि तुम्हें देखते रहना, अभिक्रियाओं को देखते रहना, कुछ रिएक्शन देखते रहना, तो वोहलर ने क्या किया कि एक शरारत भरी काम करके, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में गौमूत्र से लेकर के मतलब कि बहुत तरह के रसायन रहते हैं,
चाहे आपको कोई रसायन चाहिए तो मिलते हैं, या आपको कहा जाए कि गौमूत्र भी होता है। गौमूत्र इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ उसके अंश होते हैं, बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो उसने एक शरारत भरी काम में कुछ उल्टा पलटा रिएक्शन कर दिया है, और उस उल्टा पलटा रिएक्शन के चलते उसने प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया। यूरिया बना दिया। तो आप कहेंगे तो बना दिया तो क्या हुआ, तो ये बना दिया तो यही तो काम गड़बड़ हो गया है, और गड़बड़ से भी बहुत बढ़िया गड़बड़ हो गया है। ठीक है, क्योंकि यूरिया जो है एक कार्बनिक रसायन है, और उनके गुरु लेवाइजर का कहना था कि प्रयोगशाला में कभी भी कार्बनिक रसायन नहीं बनाए जा सकते। डिफरेंट हो गया। ठीक, गुरु का कहना था कि कभी भी प्रयोगशाला में कार्बनिक रसायन नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं का शिष्य बोहलर ने कार्बनिक रसायन यूरिया का निर्माण कर दिया। तो अब वहां से ये कार्बनिक रसायन अकार्बनिक रसायन में टूट जाता है। ठीक है, यहां से ये टूटेगा, रुकिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। ये जो है केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया यहां से, ऑर्गेनिक और दूसरा हुआ इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब इसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन, और यहां कहेंगे अकार्बनिक, आपको भी लिखना चाहिए अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो एक बार फिर से बर्जिलियस का कहना था, इनके गुरु, कौन गुरु, यानी कि इसके पितामह जो थे केमिस्ट्री के, बर्जिलियस का कहना था कि कभी भी प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक नहीं बनाए जा सकते, लेकिन उन्हीं का चेला जो है बोहलर ने प्रयोगशाला में ही प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का खोज कर दिया। ठीक, और वहां से केमिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक पार्ट्स हो गया है ऑर्गेनिक, एक पार्ट्स हो गया है ऑर्गेनिक, एक पार्ट्स हो गया है इनऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक का आज से पितामह बोहलर होगा और इनके पितामह जो है बर्जिलियस होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, लेकिन याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव वैरायटी के लिए क्वेश्चन बन गया है, 3 क्वेश्चन बन गए हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री केवल पूछे तो आपको सस्पेंस हो जाएगा, तो आपको कहना होगा ये कौन, ये इनऑर्गेनिक वाले बर्जिलियस, जो कि हमारे पिछली वीडियो में बताया, नाम भी लिखा है उन्होंने, हिंदी इंग्लिश नाम दोनों लिखा है। ठीक है, तो बर्जिलियस। और यदि आपसे पूछ दे आज के समय में कि बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पितामह कौन है, ऑर्गेनिक यानी केमिस्ट्री तो है लेकिन ऑर्गेनिक में किसके पितामह है, तो आपको कहना होगा वोहलर। ठीक है, वोहलर नाम है। तो ये बात क्लियर हो गई। साथ में आपका एक ऑब्जेक्टिव और बनता है कि अभी आपसे पूछ जाए कि प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला पहला कार्बनिक रसायन कौन सा था, तो आपका जवाब होगा यूरिया। ठीक है, जिसका सूत्र मैं लिखूंगा। ठीक है, सूत्र भी लिखूंगा, सबको सूत्र भी बताऊंगा। तो पहले तो अपना क्लास अलग अलग हो जाए तब करेंगे हम लोग। ठीक, तो इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक, और यहाँ से चलते हैं अब हम लोग बायोलॉजी के पास। ठीक है, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी का भी डिफिनेशन चाहिए। तो इसको मैं रफ करूंगा। तो समय को बचाते हुए हमने रफ करने के बाद इसको लिख भी लिया है। ठीक है, तो आप देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इतना छोटा और सटीक डिफिनेशन आप देखिए कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर मूवमेंट। इसका मतलब जो है कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का तो करेंगे अध्ययन और साथ में उनकी क्रियाओं का भी अध्ययन करेंगे। हम लोग भी जीव हैं, सांप, केकड़ा, ये सभी जीव हैं। तो उनकी कौन सी क्रियाएं होती है, आप लगभग इस एज में समझ गए होंगे कि हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं। हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, स्मेलिंग करते हैं, हाँ, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग काम करते हैं। जैसे आपको हिंदी में बता दूं, हम लोग श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये सभी क्रियाओं को हम लोग करते हैं। यानी कि जीव का तो अध्ययन करेंगे और साथ में उन जीवों का भी अध्ययन करेंगे जो हमसे अलग हैं। जैसे सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले हैं, जो 4 पैर वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समस्त ब्रह्मांड में, पूरे प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनका तो अध्ययन करेंगे ही, और साथ में
आपको अध्ययन करेंगे हम लोग उनकी क्रियाओं की, वो कौन कौन सी क्रियाओं को, कौन कौन से एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी थोड़ा सा डिटेल में हम जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हमने इसको 2 पार्ट में भी इसको भी तोड़ दिया है। ठीक, इसको 2 पार्ट में हम लोग तोड़ दिए थे कि बायो जो था इसको 2 पार्ट में हम लोग तोड़ दिए थे कि एक तो बायो ही रह गया, यानी कि इसको मैं इसको कह सकता हूँ जीव विज्ञान को हम लोग जंतु विज्ञान, यहाँ पे मैं इसका नाम जंतु विज्ञान ही लिखूंगा, जंतु विज्ञान कह दूं, और एक कह दिए थे हम लोग बोटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा इंतजार करिए और आप, हमने लिख लिया, अब आप सुनने का काम करेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान को हमने 2 भाग में तोड़ दिया, यानी कि एक हो गया जंतु विज्ञान, एक हो गया है वनस्पति विज्ञान। तो हमने कह दिया कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पितामह जो हैं, वो दोनों के पितामह कौन हुए थे? अरस्तु हुए थे, अरस्तु, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया था इस बात को। और इसके पिता जो है थियोक्रिप्टस हुए थे। ठीक है, थियोक्रिप्टस। तो इसको मैं पिछले वीडियो में भी लिख दिया हूँ, और यदि बार बार लिखा जाएगा तो समझ जाऊंगा, थियोक्रिप्टस। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से सुन ले, थियोक्रिप्टस। तो इसको हमने 2 बार कह दिया, और बात हुआ कि थियोक्रिप्टस तो थे, लेकिन आपको पता है कि केवल 2 बार में हम लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम हो गया है बचपन से ही कि पौधे भी एक जीव है। ठीक, पौधे भी एक जीव है, और वे भी अपने जैसे लगभग कुछ क्रियाओं को करते हैं, और कुछ क्रियाएं हमारे जैसे नहीं होती हैं, तो वो भी जीव है। तो यदि हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। तो इसका डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ कि बोटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडीज अबाउट द नेचर एंड प्लांट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि इस पूरे प्रकृति में जितने भी पौधे हैं और उनके पर्यावरण में पाए जाने वाले पौधे और उनकी क्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं, वो सब हम लोग बोटनी में पढ़ेंगे। आप कहेंगे पौधे कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, कोई लतादार पौधा है, कोई शाखायुक्त पौधा है, कोई क्रिएपर है, रेंगने वाला है। ठीक है, रेंगने वाला मतलब फैल कर चल जाएगा, कोई लता बना कर ऊपर चढ़ने वाला है। तो ऐसा प्रकार के पौधे होते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप बांस की तुलना आप फलदार पौधे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ फलदार पौधे होते हैं, कुछ बिना फलदार वाले पौधे होते हैं। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट होगा पौधों में, इस प्रकार के पौधों में जो मूवमेंट होगा, वो सब ब्रांच चल जाता है बोटनी का। और जीव जंतुओं का जो ब्रांच होगा, जैसे मेढक हुआ, छिपकली हुआ, हम लोग में मोर हुआ, सांप हुआ, तो ये सब का अध्ययन जो होगा, ये सब चल जाएंगे जंतु विज्ञान, और पेड़ पौधों का अध्ययन चल जाएगा बोटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो इसका पितामह ये है, और इसके पितामह हमने लिख दिया था थियोक्रिप्टस। ठीक, थियोक्रिप्टस। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और कल से एक वीडियो क्लास 9 और क्लास 10 का जाएगा। ठीक, लेकिन उसमें अलग अलग चैप्टर का, क्लास 9 मोशन, ठीक, गति, और क्लास 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है, लाइट लिखा हुआ उस पर, आप देखिए लेसन 1 रिफ्लेक्शन, लाइट लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।